Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया का किस तरीके से क्लाइमेट रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्या हमारी फूड सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो लगातार न्यूज़ का विषय है कि किस तरीके से पहली बार पैलेस्टीन से ज्यूज़ का माइग्रेशन हुआ था और किस तरीके से आज की डेट में जो आपको इजराइल दिखाई दे रहा है ये कैसे जन्म लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे इंडियन हिमालयन रीजन्स में जिसको अपने खुद की एक EIA की आवश्यकता है। लास्टली हम बात करेंगे पैलेटिव केयर और बैंगलोर के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हमारे कल के आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल है। कल 16 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड फूड डे। थीम थी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, और इसी में इंडिया की जो एक फूड को लेकर सिक्योरिटी है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर जो हमने इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्रेसेस की हैं उनके बारे में बात की गई है। देखिए, फूड सिक्योरिटी इंडिया में बात करें तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने मिला है। 2020-21 से अगर आप बात करेंगे, 22-23 की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने लगभग 85 मिलियन टन्स के सेरेल्स को, जिसमें राइस, वीट और कॉर्न्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, जो अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि अगर इंडिया इतना बड़ा अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी खुद की बफर स्टॉक की कंडीशन बहुत अच्छी है। फूड सिक्योरिटी के मामले में आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट की बात करें तो 800 मिलियन लोगों को PM गरीब कल्याण योजना के तहत आप देखिए यहाँ पर फ्री फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इंडिया एक सस्टेनेबल, आप देखेंगे एक बहुत अच्छी ग्रोथ लगातार करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो स्टिल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। पोल्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फिशरी प्रोडक्शन की बात करें तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से इंडिया के जो पिंक रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन की हम बात करें, पिंक विच इज़ रिलेटेड विद द पोल्ट्री और ब्लू की बात करें जो फिशरीज से संबंधित है, इनमें लगातार हमें एक चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया के पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें चैलेंज देखने मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इंडिया के पास चैलेंज है एक्सेस टू सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड। ये आज की डेट में एक हमें चैलेंज के रूप में नज़र आता है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-22 की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला डेटा हमारे पास आता है कि 16.6% इंडिया की पॉपुलेशन आप देखिए माल नरिश्ड है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद हम इतने बड़े अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम 800 मिलियन लोगों को फीड यहाँ पर करा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 16.6% पॉपुलेशन माल नरिश्ड आपको कुपोषित नज़र आएगी। विच मीन्स या तो न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब दुबले पतले शरीर दिख जाएंगे, अंडरवेट दिख जाएंगे, या ओबेस्ड कैटेगरी में आपको देखने मिल जाएंगे। लगभग 35% चिल्ड्रंस जो कि 5 साल से उम्र की कम के हैं वो स्टंट की कैटेगरी में हैं, और 32% आपको अंडरवेट की कैटेगरी में नज़र आएंगे। ऐसे में इंडिया का जो प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ज़ीरो हंगर को अचीव करने का, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने का बाय 2030, ये हमें कोई खास प्रोग्रेस करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये तो हो गई बात फूड सिक्योरिटी के मामले में। चलिए नज़र डाल लेते हैं कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के क्या स्टैटिक्स रहे हैं। देखिए, इंडिया के पास वाटर रिसोर्स को लेकर अपना एक यूनिक चैलेंज है। कारण क्यों? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने के लिए मिलना। लगभग 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में रह रहा है, और ऐसे में अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल फ्रेश वाटर का केवल और केवल 4% इंडिया के पास है, और इसमें इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट बच जाता है फ्रेश वाटर का, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है तो फूड और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सेफ वाटर की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बनाइजेशन, ये भी बढ़ता जा रहा है। सो इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता है, समझिए, जहाँ पर इंडिया वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर तो कर सके, साथ ही क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पर डील कर सके और फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सके। और इसके लिए दो स्ट्रैटेजीज पर बात की जा रही है। एक तो बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर।
देखिए, इंडिया का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए कि हम वाटर का बफर स्टॉक करके रखें। और ये कब करेंगे? जब आपके पास मानसून सीजन है, आप रिजर्वॉयर्स में पानी को यहाँ पर सेव करिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम करिए, सो दैट हमारे जो वाटर शेड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वाटर शेड में जितनी भी हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, उनको समस्या से ना जूझना पड़े। दूसरा, एलोकेशन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। देखिए, हर क्रॉप की अपनी एक डिज़ायर होती है, दैट मीन्स उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड। सो विच मीन्स हमें इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना होगा जहाँ पर इरिगेशन सेक्टर में कम से कम पानी के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर फ्री वाटर जो है सब्सिडाइज या फ्री वाटर या पावर जो है इनसफिशियंसी, इसको ख़त्म करना हमें दिखाई देगा। चलिए, बात कर लेते हैं करंट के सिनेरियो से जोड़ते हुए। आर्टिकल के बियॉन्ड जाते हैं हम यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो जैसा आपको पता है 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, आपको राइट देने की बात कर रहा है, ठीक है। आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और डिग्निटी का मतलब ये है कि आपके पास फूड सिक्योरिटी और बेसिक नेसेसिटी हो। अदर देन दैट, हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड जो ग्रेन्स हैं उनका एक यूटिलाइजेशन कर सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिया जा रहा है, सो दैट जो डिफरेंट लोकेशन है, फार्मर्स हैं, उनको कोई नुकसान यहाँ पर ना देखने मिले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों तक वीट, राइस, शुगर, कैरोसिन पहुंचाया जा रहा है, सो दैट जो पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल हैं, आयोडाइज सॉल्ट है, इसको लोगों तक पहुंचाया जा सके और माल न्यूट्रिशन जो है उसको कम से कम यहाँ पर हम कर सकें, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम बात करें ICDS, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए चलाए जाने वाले हमारे प्रोग्राम। अदर दैन दैट अगर आप देखेंगे, सो पोषण अभियान, मिड डे मील अभियान, जल जीवन मिशन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया को इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। आई वुड इनफैक्ट से दिस आर्टिकल इज़ एक्सट्रीमली वेरी इम्पॉर्टेंट। बात की जा रही है इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ जूइश माइग्रेशन टू इज़राइल and the setting of the stage before Israel official declaration in May 1948, जो कि हाईलाइट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जहाँ पर ब्रिटिश और अरब पावर्स ने प्ले किया था व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड पैलेस्टीन। चलिए, समझते हैं आखिर हुआ क्या है। देखिए, पहले बात की जा रही है एंटी सेमिटिज्म एंड जिनोइज्म। समझते हैं क्या है। देखिए, जो हर्ब्यू बाइबल है उसमें जो इज़राइल शब्द है, ये जैकब्स के टाइम पे हमें देखने मिल जाता है। जैकब्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रैंडसन है अब्राहम के, जिन्हें जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का एक पैट्रियार्क बोला जाता है, या इन्हीं तीनों को कई बार हम अब्राहमिक रिलीजन के नाम से भी जानते हैं। सो जो डिसेंडेंट्स हैं अब्राहम के, दे सेटल्ड इन कैनन, जो कि आज की मॉडर्न डे टेरिटरी, अगर आप इजराइल की बात करेंगे उसके आसपास का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। जो इज़राइल है, ये यहाँ पर इज़ द नेम विच गॉड गिव टू जेकब, जो कि अब्राहम के ग्रैंडसन है, ठीक है। तो यहीं पर इज़राइल की इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा कि हिब्रू बाइबल में अगर हम बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई है। धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो जो अब्राहम के जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो कैनन के क्षेत्र में आके बस गए, जो कि आज की डेट में हमें इज़राइल का क्षेत्र देखने मिलेगा। बहुत सदियों बाद की बात करें 19th सेंचुरी में, तो जो लैंड है कैनन का, ये पार्ट बन जाएगा ऑटोमन सल्तनत का। और जो फॉलोअर्स हैं जुडाइज़म के या जूइज़म के, जो कि बहुत सारी सदियों से बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग जगह से यहाँ पर रहने लगेंगे, वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो धीरे धीरे माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट होते जाएंगे। बट दे वर वल्नरेबल टू प्रोसिक्यूशन, स्पेशली अगर हम बात करेंगे यूरोप के क्षेत्र में। टाइम चेंज होगा, इम्पीरियल रशिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज देखेगा, जिसके अंदर आपको जूइश को टारगेट किया जाएगा 1880 के अंदर। फ्रांस में अगर हम देखेंगे तो ड्रीफोस अफेयर के अंदर 1894 में, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो जूइश सोल्जर थे इनको फॉल्सली विक्टिमाइज्ड किया गया, ओके, कि भाई इन्होंने क्या करा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो जर्मनी को पास कर दिया। अगेन जूज वर इन दी टारगेट। सो हाईलाइट यहाँ पर आप देखेंगे एक एंटी सेमेटिक
प्रिजुडाइज यहाँ पर क्रिएट हो गया, एक ऐसी फीलिंग यहाँ पर लोगों के अंदर आने लगी कि भाई ज्यूइश कम्युनिटी है, दे वुड नॉट बी सेफ टिल दे हैड कंट्री ऑफ देयर ओन, क्योंकि जब तक कि आप माइनॉरिटी में रहेंगे, जब तक आपकी कंट्री नहीं होगी, क्या होगा, आपके साथ इसी तरीके का व्यवहार होता रहेगा। एक प्रिजुडाइज यहाँ पर अलग अलग घटनाओं के कारण देखने के लिए मिल गया। होगा क्या, इस मूवमेंट की वजह से दे स्टार्टेड ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ ज्यूइश होमलैंड, ठीक है, जिसे जिनोइज्म का नाम दिया गया यहाँ पर। इनिशियली जैसे युगांडा, अर्जेंटीना, दे कंसीडर्ड एज पोटेंशियल लोकेशन फॉर देयर होमलैंड। हालांकि ओपिनियन धीरे धीरे चेंज होते गए और डिसाइड किया गया कि जो कैनान का ही क्षेत्र है, जो पैलेस्टीन के आसपास का क्षेत्र है, वेयर द बिब्लिकल, जो कि बिब्लिकल होम है, बाइबल में आप देखिए हिब्रू बाइबल में नाम दिया गया है, तो यही वो एक एप्रोप्रिएट क्षेत्र है, वो घर बनता है जो ज्यूइश के लिए यहाँ पर बना है, ठीक है, और यही होली साइड है जहाँ पर हमें सिचुएटेड होना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की। यहाँ तक आपको एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट आई गेस क्लियर हो चुका है। जैसे ही ज्यूइश यहाँ पर माइग्रेट करने लगेंगे टू पैलेस्टीन, जो माइग्रेशन है इसमें लार्ज नंबर ऑफ आप देखेंगे लोगों का मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। दे विल स्टार्टेड फार्मिंग दोज पर्टिकुलर एरिया। और पैलेस्टीन एट दिस टाइम वाज जस्ट वन प्रोविंस ऑफ द वास्ट ओटोमन एम्पायर। हमने अभी पहले ही समझा कि यहाँ पर ओटोमन सल्तनत के अंदर आ जाएगा ये 19th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखेंगे। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, एब्सेंटी लैंड ओनर्स वॉज कॉमन, बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, और इसी के साथ आप देखेंगे एक जो लैंड ओनर्स थे जो कि इस पूरे क्षेत्र में नहीं रह रहे थे, जो अबेंडन करके अपनी जगह जाना चाह रहे थे, जो किसी दूसरे क्षेत्रों में बसना चाह रहे थे, उन्होंने ज्यूइश लोगों को अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। ओके, जो कि अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर लोकल रेसिडेंट जो एक्चुअली यहाँ पर रहते थे, उन्होंने क्या करा, आप देखेंगे ऑटोमन ऑफिशियल हु वर ओपन टू bribing local resident and actual tillers, and the land had little say in it. So unlike the Jewish who had always lived in the Palestine, these new residents spoke little Arabic and mingled only among themselves. रिजल्ट इनटू जो पहले अगर आप देखेंगे सो जो अरब लेबरर हु वर हायर्ड टू वर्क ऑन देयर फार्म्स, एज मोर and more Jewish pond in this too became in the frequent, और एक अलार्मिंग रीसेटलमेंट की यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आउटसाइड पैलेस्टीन ज्यूज वर्क टू गेन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर देयर कॉजेस। और यहीं हमें इसके साथ डिस्कस करना होगा बेलफोर्ट डिक्लेरेशन। अब देखिए बात करेंगे हम 1917 के आसपास की बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को आवश्यकता थी ज्यूइश सपोर्ट की कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में एक हमें बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, और इसी को सिक्योर करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बॉलफोर इनका नाम था, इन्होंने एक लेटर लिखा टू बैरन लॉने वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड, ठीक है, और इन्होंने प्लेज किया कि भाई हम क्या करेंगे, वी प्लेज सपोर्ट टू जेनोसिस्ट कॉज। बाय दिस टाइम नाउ पैलेस्टीन नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग, लोग डिमांड करने लगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई, और दे हैव स्टार्टेड वॉइस अपोजिंग इन द इंक्रीजिंग जूइश इन्फ्लुएंसेस दिस पर्टिकुलर एरिया। हाउएवर इन सभी से जो चीज़ें हैं इनसे छुटकारा पाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा आप देखिए सपोर्ट क्रिएट हो गया जब एक लेटर यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू पहुँच चुका था कि वी विल सपोर्ट दिस। बात करें ब्रिटिश मैंडेट की, सो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर को यहाँ पर डिफीट किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक पूरा का पूरा डोमिनियन डिवाइड हो गया। पैलेस्टीन फेल अंडर द ब्रिटिश मैंडेट, एंड दिस पीरियड especially 1930 to 1938 was marked by the widespread violence in this entire region. अरब फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, और इनको चीटिंग यहाँ पर देखने मिल गई कि भाई दे आर बीइंग चीटेड। They were erupting into attacks on Jewish settlement, on railroad, rail tracks, on the civilians. They were also re-instincting Britishers, believing that the freedom from the British was essential in solving the Zionist problem. Jews by now had efficient intelligence wing. They had developed very crucially. They have trained their people. उनकी एक disciplined militia यहाँ पर create हो गई थी। ऐसे में ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया, in cracking down on the Palestine were imposing collective punishment on entire village. On the others, अब अरब side अगर हम बात करें, so broadly two rivals faction emerged.
under the Grand Mufti of Jerusalem Muhammad Amin al Husseini and the influential नाश बीही फैमिली। जो आर्म्ड रेजिस्टेंट ग्रुप यहाँ पर बन गए, दोनों ग्रुप्स के बीच में आपको लड़ाई देखने मिली। और 1939 में वाइट पेपर बाय ब्रिटिश वॉज मच मोर फेवरेबल टू द पैलेस्टीन साइड, दे हैव सपोर्टेड इट। एंड हाउएवर द डिवाइड पैलेस्टीन leadership did not capitalize on the chance. Eventually the British, as always, they wanted to decide, they wanted to play a bigger role here, so they decided to withdraw by 1947। और इन्होंने बोला कि भाई अब इशू क्रिएट हो गया है, now we are leaving Palestine issue to the United Nation। and as we all know, United Nation Revolution on 29th November 1947 जनरल असेंबली ने यहाँ पर वोट किया टू डिवाइड पैलेस्टीन इनटू Jewish and the Arab state with Jerusalem under the United Nation control। ये आउटरीच पूरे पैलेस्टीन में यहाँ पर हो गया और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, बोला कि हम इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। और 14 मई 1948 को आप देखेंगे इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पर पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दी। और इसी के साथ आप देखेंगे हमेशा से एक इजराइल पैलेस्टीन विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड कि आप क्या करें, आपने हमको गलत तरीके से कैप्चर किया हुआ है और आप यहाँ हमें आज़ाद करेंगे। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन द स्विफ्ट डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज़ रिफर्ड द चैलेंज टू द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसकी वजह से जो अलाउ कर रहा है एनोमिनस डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 5 जजेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो हमें पढ़ना क्या है, देखिए हम डायरेक्टली बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिया में सेट किया गया है ताकि डोनेशन दिया जा सके और उनका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके टू द पॉलिटिकल पार्टी। इंडियन गवर्नमेंट 2018 में इसकी शुरुआत करेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी क्लियर की जा सके और एक क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग यहाँ पर हो। रिजल्ट, भाई ब्लैक मनी को पॉलिटिक्स में आने से रोकना। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ई वेरीफाइड KYC आपको देखने मिलेगा, वो ही आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कितने डिनोमिनेशन का खरीदा जा सकता है, डोनर कौन हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलग अलग डिनोमिनेशन में अवेलेबल होते हैं जो कि कम से कम 1000 से लेके 1 करोड़ तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता है और इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। हालांकि जो आइडेंटिटी है यहाँ डोनर की, इसे एनामिनस रखा जाता है, मतलब इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को कभी खोल के देखेंगे तो उसमें डोनर के नाम का कोई कॉलम नहीं देखने मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर्ड हैं, केवल यही पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से चंदे ले सकती हैं। ओके, और इनको एनकेश कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब इसका सबसे मेन फीचर क्या है, आप देखेंगे एनोमिनस डोनेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती। बैंक्स यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं सेल और एनकेशमेंट। और अगर आप देखेंगे, अगर ऐसे डोनेशन का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनकी एक वैलिडिटी है 15 दिन, और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनको यूज़ नहीं किया जाता, एनकेश नहीं किया जाता है, तो ये आपके वॉइड हो जाते हैं। While the donor identity remains confidential, government introduced some transparency measures here, like information about the total value of electoral bond purchased and donated by a party is made available to the Election Commission of India। और यहीं पर देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इनमें भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली थी। मनी बिल को यहाँ पर इसके अंदर लेकर आया था। इट डेजिग्नेटेड ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड bill as a money bill has also been controversial because money bills are not subject to the approval of the Rajya Sabha, which is the upper house of the parliament, and this classification has been challenged again and again in the court। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। इंडियन हिमालयन रीजन नीड इट्स ओन EIA, बात की जा रही है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की।
समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए रिसेंटली जो तीस्ता डैम का जो ब्रीच हुआ है सिक्किम में, यहाँ पर जो फ्लडिंग हुई है हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में, इसकी वजह से एक आवश्यकता हो गई है कि हमें कहीं ना कहीं खुद का एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान लाने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डिफाइन करता है कि ईआईए एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके क्या हमें परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, इसको डिफाइन करने का काम करता है ईआईए। ईआईए इवैल्यूएट करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिल सकते हैं, क्या हमें अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने और ना लाने के लिए बात करता है। इंडिया में अगर हम ईआई की बात करें तो इंडिया ने स्टार्ट किया था 1976-77 में, व्हेन द प्लानिंग कमीशन डायरेक्टेड द असेसमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फॉर द एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे साल हमें देखने मिलेंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक रिक्वायरमेंट बन गई किसी भी प्रोजेक्ट को अगर लाना हो। सो 1994 में अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहला ईआईए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत आप देखेंगे एनवायरनमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी कर दिया गया कुछ प्रोजेक्ट को लेकर। 2006 के नोटिफिकेशन के साथ डिसेंट्रलाइज किया गया और अलाउ किया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक ईसी यहाँ पर रिलीज़ कर सकती हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक कंट्रोवर्सी स्पार्क होने लगी कि हम प्रो इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं और हम अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को हैम्पर कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर ईआईए होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, एक सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो कि पोटेंशियल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोजेक्ट्स, परमिशन, पॉलिसी मेकिंग और एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में बात करें तो ईआईए नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, जो आउटलाइन करता है प्रोसेस और रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग एंड ईआईए फॉर वेरियस कैटेगरीज प्रोजेक्ट। ईआईए की बात करें तो इट नोटिफिकेशन इज क्रूशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की बात की जाती है। ये जो कैटेगरीज हैं ये पोटेंशियल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या हो सकता है उनके आधार पर विभाजित किए जाते हैं। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंस हमें देखने मिलता है एंड दे रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरनमेंट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कैटेगरी ए में रखा जाता है। वहीं कैटेगरी बी की हम बात करें तो एक स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाती है, प्रोसीजर यहाँ पर तैयार किया जाता है और इनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। अब देखिए प्रोजेक्ट ए की अगर हम बात करें तो इनको क्लियरेंस अगर चाहिए है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से आपको देखने मिलेगा एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस। वहीं प्रोजेक्ट्स बी की बात करें तो स्टेट लेवल अप्रूवल से भी इनका काम चल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ईआईए प्रोसेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकर किया गया है। दैट मीन्स पब्लिक हियरिंग यहाँ पर की जाती है, लोकल कम्युनिटीज़, स्टेक होल्डर्स का क्या कहना है, उनकी क्या यहाँ पे कंप्लाइंसेस हैं, उनके क्या यहाँ पे थॉट्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, उसके बारे में भी बहुत डीप में चर्चा की जाती है। चलिए बात करते हैं बेंगलुरु के वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। देखिए कर्नाटका जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक रीलोकेशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की यहाँ पर बात की है, जिसको शुरू किया गया है बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु के आउट स्ट्राइक्स में हमें ये देखने के लिए मिलेगा लगभग 100 एकड़्स के एरिया में ये फैला हुआ है और बेंगलुरु के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उनको क्लीन करने के लिए ये काम करने वाला है। बेंगलुरु की आज की डेट में हम बात करें तो लगभग 5000 टन का पर डे वेस्ट यहाँ पर निकलता है और जो धीरे धीरे 6000 टीपीडी में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जिस्टिंग वेस्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 टन पर डे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और वार्ड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 3000 टन्स पर डे यहाँ पर एक वेस्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें अगर हम कि क्या ऑपरेशन है, क्या प्रोटोकॉल लिए गए हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है इसको 4 एडिशनल वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाने की बात कर रहा है, जो कि सिटीज़ के बाहर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो वेस्ट है इसको यहाँ पर मैनेज किया जा सके।
अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी इतना सारा वेस्ट होने के कारण, कंपोजिट की वजह से आप देखेंगे एक तो ब्लीचिंग मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही थी, ओडोर की प्रॉब्लम हो रही थी, दुर्गंध की समस्या यहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे। और इसी की वजह से ये जो वेस्ट प्लांट्स है, नया जो वेस्ट प्लांट है, इसको यहाँ पर टर्शरी लेवल लीचर ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स हाई मॉइस्चर कंटेंट लीड टू odor in waste processing facility, which can be mitigated by equipping plant with high capacity land tenure और विंडो टर्निंग इक्विपमेंट्स। लैंड एक्विजिशन, लैंड यूज चेंज आप देखेंगे लगातार आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक पूरा का पूरा जो लोकल टेरेन है वो यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। रेन वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रूरल एरिया की बात करें तो जो फार्मर्स हैं उनको फ्री ऑर्गेनिक कंपोस्ट यहाँ पर मिल सकता है, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यहाँ पर यूज़ देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, नो नीड टू बी वेरी मच डिटेल्ड। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। पैलेटिव केयर, इंडिया देखिए बहुत सारा फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहा है अपने हेल्थ केयर को लेकर। लगभग 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। और उनके पास आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कैंसर, कार्डियक अरेस्ट, रीनल फेलियर, स्ट्रोक जैसी चीज़ों से लड़ने के लिए पीरियोडिक चेकअप्स के लिए कोई खास इनके पास पैसा नहीं है। और ऐसे में इंडिया सफ़र कर रहा है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी से। इसके अंदर अगर हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाती है। दैट मीन्स यूजुअली बैंक्रप्सी, ट्रीटमेंट धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन घटता जाता है, फर डिले होते लगते हैं, मेडिकल केयर कम हो जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने मिल जाती है। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.3% यहाँ पर होती जा रही है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैलेटिव केयर्स नहीं मिल पा रही हैं। पहले आपको समझना होगा पैलेटिव केयर क्या होता है। देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हेल्थ केयर की, जो कि फोकस करता है कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने में टू एवरी इंडिविजुअल हु इज़ फेसिंग सीरियस लाइफ लिमिटिंग इलनेस। प्राइमरी गोल यहाँ पर क्या है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर बढ़ाना, नॉट अलोन विद द फिजिकल ट्रीटमेंट बट इमोशनल ट्रीटमेंट, सोशल, स्पिरिचुअल नीड, पर्टिकुलरली जब क्योर ऐसा है जिसका पॉसिबिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, देखिए पैलेटिव केयर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, विच मीन्स अगर लाइफ लिमिटिंग इलनेस है जैसे कैंसर, किडनी डिसीजेज, ब्रेन डिसऑर्डर, हार्ट डिसीजेज, तो यहाँ पर अलग अलग मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग थेरेपिस्ट यहाँ पर शामिल होंगे, जो कि मल्टीपल सिम्टम्स को एक ही जगह पर कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे और नॉन बेनिफिशियल इन्वेस्टिगेशन को कम किया जा सकेगा। सो अगर हम पैलेटिव केयर की बात करें तो ना केवल फिजिकल एस्पेक्ट बट एक होलिस्टिक अप्रोच, चाहे एक व्यक्ति है उसकी फैमिली भी यहाँ उससे सफ़र करती है, उनके लिए भी एक ट्रीटमेंट, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो देखिए पैलेटिव केयर कोई खास फेमस है नहीं, बहुत कम लोग पैलेटिव केयर के बारे में जानते हैं, चाहे हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, जनरल पब्लिक की बात करें। सो यहाँ पर बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम इनफैक्ट इसको कवर नहीं करती हैं, रिजल्ट इनटू ना ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, ना ज़्यादा डिमांड होती है। इसी की वजह से आप देखेंगे सेंटर का एज वेल एज इन्वेस्टमेंट या जो फंडिंग है वो आपको कम देखने के लिए मिल जाएगी। सो दिस इज़ द हाई टाइम वेयर इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट द पैलेटिव केयर एंड सम रिलेटेड पॉलिसीज़। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हम मूव करते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ एंड हेयर आर 2 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एक क्वेश्चन बात कर रहा है बेंगलुरु के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और दूसरा क्वेश्चन आपको बात कर रहा है फूड सिक्योरिटी और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर। What all you have to do, you have to write your answers, just click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बहुत सारा फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिस्कशन का फ्री PDF चाहिए सो यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दी करेंट अफेयर सेक्शन यू विल फाइंड each and every single discussion
on our website. So thank you and see you soon.